हाँ जी गाइस, एम आई ऑडिबल और विजिबल? कंफर्म कीजिए। फिर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर हम फटाफट से अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सभी लोग, ज्वाइन कीजिए फटाफट से, फिर हम फटाफट से अपने क्लास। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, आप लोगों तक आवाज आ रही है प्रॉपर क्लियरली? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, सो लग गई आग जमाने में तो फिर बचा क्या है। लग गई आग जमाने में तो फिर बचा क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। लग गई आग जमाने में तो फिर बचा क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। यहाँ यहाँ मेहनत से ही हर सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। तो चलिए, आज इसी अंदाज से, नए अंदाज से आज हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का आज का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में। ठीक है, सो अभी हमने साइटोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हमने अपना पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने सेल डिवीजन के इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर था, उस अगले लेक्चर में हमने पढ़ाई करी थी माइटोसिस के बारे में। और आज जो हमारा थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मियोसिस क्या होता है, किस तरीके से डिवीजन होता है। तो चलिए, बिना देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक मियोसिस की ओर। चलिए, सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मियोसिस पार्ट 3। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं जो हमें आज पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो याद कीजिए, कल मैंने आप लोग को बतलाया हुआ था, कल मैंने आप लोग को एक चीज बतलाया हुआ था कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है बॉस, माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यदि हम बात करेंगे मियोसिस की, तो कल मैंने आप लोग को बतलाया हुआ था कि मियोसिस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, मियोसिस दो प्रकार का होता है, एक होता है मियोसिस 1 एंड दूसरा होता है मियोसिस 2। ठीक है, एक होता है मियोसिस 1 एंड दूसरा होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 को ही बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कम होता है। और यदि हम बात करें मियोसिस 2 की, तो इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जो कि बिल्कुल माइटोसिस के जैसे होता है। क्लियर? तो चलिए, एक एक करके हम पढ़ते हैं, फिर मियोसिस 1 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मियोसिस 2 के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है बॉस, चलिए। सो देखिए, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मियोसिस। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। इट इज द डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जर्म, इट इज द डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जर्म सेल। यानी कि जो मियोसिस डिवीजन होता है, मेनली किस में होता है, डिप्लॉयड वाले में होता है, तभी तो वो कम होकर के हैप्लॉयड में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, इट इज द डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जर्म सेल दैट रिड्यूस क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस करता है और हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यदि मियोसिस की बात करें तो याद कीजिए, मैंने बतलाया हुआ था मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस 1 में जो डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड क्या होता है, एन और एन, यानी कि हैप्लॉयड वाले में, हैप्लॉयड गैमीट में कन्वर्ट होता है। तो वही ये लाइन कह रहा है, इट अकर्स ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। मैंने इसका एग्जांपल भी बहुत बढ़िया आप लोग को बतलाया हुआ था, कि मैंने बतलाया हुआ था कि जो गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें मैंने बतलाया हुआ था कि सबसे पहले उसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, उस स्पर्मेटोगोनियल सेल में होता है माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा होता है, डिप्लॉयड।
और उसके बाद इसमें क्या होता है मियोसिस 1, और मियोसिस के 1 के बाद ये बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद इसमें होता है मियोसिस 2, और इसके बाद ये बनता है स्पर्मेटिड, और ये जो स्पर्मेटिड है इस स्पर्मेटिड में होता है मैचुरेशन, और उसके बाद ये बनता है प्रॉपर स्पर्म। तो वही ये बोल रहा है कि जो मियोसिस का प्रोसेस है ये हमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान देखने को मिलता है, जो कि मैंने अभी भी आप लोगों को ये दिखला दिया। ठीक, it leads to haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism। यानी कि ये क्या करता है मियोसिस के दौरान ही ये क्या होता है हैप्लॉइड फेज में कन्वर्ट होता है। यानी कि पहले जो होता है डिप्लॉइड उससे बनता है हैप्लॉइड, और फिर जब ये किसी दूसरे के साथ जब फर्टिलाइज करते हैं तो फिर से ये क्या बनाते हैं ये बना लेते हैं डिप्लॉइड। तो वही बोल रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो रिस्टोर कर लेता है डिप्लॉइड फेज को। ठीक है, चलिए आगे देखिए की फीचर्स क्या क्या है मियोसिस के। मियोसिस के की फीचर्स क्या क्या हैं, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स 2 साइकिल, उसके अंदर 2 साइकिल होता है। यानी कि मियोसिस 2 टाइप के, एक होते हैं मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए के रेप्लिकेशन में एक सिंगल साइकिल ही इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। ये इसमें क्या होता है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग और साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट होते हैं उन दोनों पेरेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है दैट इज रिकॉम्बिनेशन। तो उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है मियोसिस। Meiosis 1 begins a replication of parental chromosome to form identical sister chromatid at S phase। जब हम बात करेंगे मियोसिस 1 की, तो मियोसिस 1 कब होता है जब उसको आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड चाहिए एस फेज के दौरान, तब होता है। और मियोसिस 2 के एंड में यानी कि जब मियोसिस 1 मियोसिस 2 का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है तो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, जो कि मैंने आप लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस में भी बतलाया था। क्लियर बॉस? चलिए अब देखिए मैंने बतलाया ही आपको कि मियोसिस 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मियोसिस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। ठीक है, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। यदि हम मियोसिस 1 की बात करें, जैसे वहां पे बतलाए हुए थे कि वहां पे क्या होता था कि वहां पे जैसे माइटोसिस में बतलाया हुआ था, तो माइटोसिस में 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन यहाँ पे है मियोसिस, और मियोसिस के हैं 2 टाइप, एक है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। ठीक है, एक है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। ये जो मियोसिस 1 है इसके फिर 4 टाइप होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक, सेम वैसे ही मियोसिस 2 के भी 4 टाइप, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो हम इसी में एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके जानेंगे कि मियोसिस का प्रोसेस क्या, मियोसिस का प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है। तो देखिए जब हम आएंगे यदि नॉर्मली यदि आपको फिगर से समझाने की कोशिश करूं सबसे पहले, ठीक है, इस वाले को यदि मैं इस फिगर से समझाने की कोशिश करूं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले होता है प्रोफेज 1। तो प्रोफेज में 1 में क्या होता है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। ठीक है, उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है जो स्पिंडल फाइबर है दोनों को अपनी अपनी ओर खींच लेता है। तो देखिए वहां पे भी दोनों को अपनी अपनी ओर खींच रहा है। उसके बाद एनाफेज 1 में क्या होता है, अब प्रॉपर यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो एस्टर्स थे वो एस्टर्स आधे को अपनी ओर खींच लेंगे और आधे को अपनी ओर खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद टीलोफेज में क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि उसमें कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, फिर वो अलग हो जाएंगे, यानी कि एक सेल 2 सेल बना लेंगे। ठीक,
फिर जब हम बात करेंगे प्रोफेज की, तो प्रोफेज 2 में क्या होगा, सेम प्रोफेज 2 में जब हम बात करेंगे तो जैसे उसमें माइटोसिस में होता था वैसे ही सेम यहाँ पे भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 में होगा, जो कि आने वाले डायग्राम में आप और ज्यादा अच्छे समझोगे अभी जो आने वाला कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए जैसे वहां पे आपको बतलाए कि माइटोसिस 4 टाइप के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद आए थे मियोसिस पे, तो मियोसिस मैंने बतलाया था 2 टाइप का होता है। मियोसिस 2 टाइप का होता है, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। यदि हम मियोसिस 1 की बात करेंगे तो वहां पे क्या बोलेंगे, मियोसिस 1 के अंदर होता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। जब हम मियोसिस 2 पढ़ेंगे तब वहां पे उसका टाइप क्या क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो सबसे पहले हम चलते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं मियोसिस 1 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं और पढ़ते हैं मियोसिस 1 के बारे में, और मियोसिस 1 में भी सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1 के बारे में। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करेंगे प्रोफेज 1 की, तो इट इज टिपिकली लॉन्गर। एक तो ये लॉन्गर फेज होता है और साथ ही साथ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है भाई, वो इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि अभी तो मैंने बतलाया था कि मियोसिस 2 टाइप के, मियोसिस 1, मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 में आए तो मियोसिस 1 के अंदर आ रहा था 4 फेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। जब हम बात करेंगे प्रोफेज 1 की, तो अकेला प्रोफेज 1 के अंदर 5 फेजेस आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, यदि हम बात करें प्रोफेज 1 की, तो प्रोफेज 1 के अंदर टोटल 5 फेजेस आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक एक करके हम देखते हैं इन पांचों फेजेस के बारे में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इन पांचों के बारे में एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आएंगे तो ये आते हैं प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन वाले में। ठीक है, या फिर इसी को लेप्टोनीमा भी कहते हैं। अब इस फेज में क्या क्या होता है, तो देखिए यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेप्टोटीन में क्या क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर बिकम लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो लंबा क्रोमोसोम के जैसे बन जाता है। ठीक है, वो कैसा बन जाता है, लंबा क्रोमोसोम के जैसे। देखिए यहाँ पे लंबे क्रोमोसोम के जैसे बन गया। न्यूक्लियस एनलार्जेस, न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता है यहाँ पे। तो ये दो चीजें कहाँ पे होती है, दो चीजें होती है लेप्टोटीन में। उसके बाद आएंगे तो आता है जाइगोटीन। ठीक है बॉस, पहला था लेप्टोटीन और दूसरा है जाइगोटीन यानी कि जाइगोनीमा। क्लियर है, जाइगोटीन यानी कि जाइगोनीमा। अब यहां पे क्या होता है जाइगोटीन में, देखिए क्रोमोसोम बिकम मोर कंडेंस्ड। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंडेंस्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ जो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं वो अपना पेयरिंग बनाते हैं, जिसको बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, जैसे होता है ना कि किसी की नजर किससे मिली, दोनों का थिंकिंग मैच किया, अब दोनों क्या करेंगे, ठीक है ना, प्रपोज ये वो दिस दैट ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, जो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग करना शुरू करते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। और ये जो साइनेप्सिस होता है इसमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनकी मदद इसमें एक स्ट्रक्चर इनकी मदद करता है, जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो जाइगोटीन वाला स्टेज होता है, इसी जाइगोटीन वाले स्टेज में जो क्रोमोसोम है वो अच्छे तरीके से कंडेंस्ड होता है।
पॉइंट नंबर 1। इसी जाइगोटिन वाले स्टेज में साइनेप्सिस भी होता है और इस साइनेप्सिस में उसकी मदद करता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस साइनेप्सिस में उसकी मदद करता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और वो जो पेयर्ड क्रोमोसोम थे उन्हीं को तो बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, और ईच जितने पेयर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के उसको बोलते हैं क्या, बाई वैलेंट। ठीक है बॉस, उसको क्या बोलेंगे, बाई वैलेंट। अब आगे देखिए, पहला हो गया लेप्टोटीन, दूसरा हो गया जाइगोटीन, अब तीसरे पे आते हैं जिसका नाम है पैकीटीन। ठीक है, अब देखिए जैसे सभी में शॉर्ट नोट बनाना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो शॉर्ट नोट कैसे बनते हैं और किस तरीके से याद करना आसान होता है वो सब भी आप लोगों को मैं वहां पे सिखलाऊंगा। ठीक है, तो तीसरा जो स्टेज आएगा दैट इज पैकीटीन, जिसको बोलते हैं पैकीनीमा। यदि बात करें हम तो ये सबसे लॉन्गर फेज होता है, ये बहुत ही ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज होता है, बड़ा सबसे फेज होता है ये। प्लस कि बाईवैलेंट क्रोमोसोम जो थे वो यहाँ पे अलग हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं सिमिलर क्रोमेटिड में, इसी इसी स्टेज को बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, इसी स्टेज को बोलते हैं टेट्राड। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखते हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो याद रखिएगा कि टेट्राड कहां पे दिखता है, तो टेट्राड दिखता है पैकिटीन स्टेज में। किसके पैकिटीन स्टेज में, तो प्रोफेज 1 के पैकिटीन स्टेज में। ठीक है, साथ ही साथ कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, तो वो भी प्रोफेज 1 के पैकिटीन वाले स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन करवाता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच। ठीक, और सबसे लास्ट में क्या कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकिटीन, यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो पैकिटीन वाले स्टेज के खत्म होते होते तक यहाँ पे शुरू, मतलब कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत गर्मी है, पूरा टी शर्ट भीग गया है, बस 2 मिनट आते हैं पानी पी के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। हाँ जी गाइस, चलिए आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी, कंफर्म कर दीजिए। चलिए आवाज आ रही है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके, थैंक यू। सो देखिए तो ये रहा पैकिटीन के बारे में।
अब देखिए, अब आता है डिप्लोटीन, नंबर 4 फेज, चौथा फेज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया था, ठीक है, वो क्या होगा, वो यहाँ पे अब टूट जाएगा, डिसोल्यूट हो जाएगा, और डिसोल्यूट होकर के एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको बोलते हैं कियाज्मेटा। तो याद रखिएगा कि कियाज्मेटा किस फेज में शो होता है, तो कियाज्मेटा शो होता है डिप्लोटीन यानी कि डिप्लोनीमा वाले फेज में, ठीक है। In oocytes of some vertebrates, डिप्लोटीन lasts for more or years, यानी कि यदि हम बात करें कुछ वर्टिब्रेट्स के oocyte में, तो ये जो डिप्लोटीन है ये बहुत लंबा टाइम तक, बहुत महीने या फिर बहुत सालों तक ये चलता है। क्लियर। अब आइए, अब सबसे लास्ट जो प्रोफेज 1 का सबसे लास्ट फेज था, दैट इज डाइकाइनेसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे जो पहला फेज था वो था लेप्टोटीन। लेप्टोटीन वाले में क्या हो रहा था कि लेप्टोटीन वाले में क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा था, ठीक है। उसके बाद आए हुए थे जाइगोटीन। तो जाइगोटीन वाले में यदि बात करें तो वहां पे क्या हो रहा था कि प्रॉपर क्रोमोसोम बन रहा था। उसके बाद आए थे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। पैकेटिन में क्या हो रहा था कि पैकेटिस में साइनेप्सिस हो रहा था, ठीक है, किसके मदद के द्वारा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा। उसके बाद जब आए थे डिप्लोटीन में, तो डिप्लोटीन में कियाज्मेटा का फॉर्मेशन हो रहा था। और जब सबसे लास्ट वाले में आएंगे यानी कि डाइकाइनेसिस में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कियाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, कियाज्मेटा टूट जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको एक्स शेप का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया था, इसी को बोलते हैं कियाज्मेटा। और अब क्या होगा, ये टूट जाएगा और टूट करके ये अलग हो जाएगा। एंड क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, यानी कि अब क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएंगे, प्रॉपर एक क्रोमोसोम बन जाएंगे। The meiotic spindle fiber originates from the pole to preparation the homologous chromosomes for separation। अब क्या होगा कि अब दोनों पोल पे ही स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये रहा, अब यहाँ पे मान लीजिए कि बन गया है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बन गया है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एस्टर और स्पिंडल फाइबर। और यही एस्टर और स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, यही क्या करेंगे, यही इस क्रोमोसोम को अलग करने के लिए ऊपर वाला आधा को खींच लेगा और नीचे वाला आधा को खींच लेगा, तभी तो ये क्रोमोसोम यहाँ पे अलग होंगे। साथ ही साथ जो न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियर एनवेलप होता है, वो भी क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। यानी कि प्रोफेज 1 के खत्म होते होते तक न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर ये भी हो जाएगा आपका डिसअपियर, यानी कि गायब हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा प्रोफेज 1। अब देखिए प्रोफेज 2 में क्या होगा भाई, तो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये हो गया हमारा प्रोफेज 1। अब क्या होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 का हमने पहला पढ़ लिया प्रोफेज 1। दूसरा क्या है इसका, वो है माइटोसिस 1। तो जब हम माइटोसिस 1 में करेंगे तो वहां पे क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि वहां पे मैंने बतलाया कि इससे पहले वाले फेज में स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो गया था, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा और वो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अलाइन हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे। देखिए ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अलाइन हो गए, ये एडजस्ट हो गए, ये आ गए कहां पे, तो ये आ गए इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है बॉस। ये कहां पे आ गए, ये आ गए इक्वेटोरियल प्लेट पे। अगला देखिए, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द स्पिंडल अटैच द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या होंगे कि उस स्पिंडल फाइबर से जो माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहे हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स, वो क्या होंगे, वो इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। देखिए इसके साथ अटैच हो गए, ये इसके साथ क्या हुए, अटैच हो गए। तो अब क्या होंगे, वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे किस फेज में, मेटाफेज 1 फेज में। जब आएगा एनाफेज 1 यानी कि मियोसिस का थर्ड फेज जब आएगा, दैट इज एनाफेज 1, तो एनाफेज 1 में क्या होगा, अब एनाफेज में वो जो स्पिंडल फाइबर है वो हाफ पेयर को अपने ओर खींच लेगा और दूसरा पोल उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो देखिए
जो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे सेपरेट, ठीक है, ये हो जाएंगे सेपरेट, यानी कि दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे अपने सेंट्रोमियर से। तो ये किस फेज में, ये होगा एनाफेज में। जब उसके बाद सबसे लास्ट में हम आएंगे टीलोफेज 1 में, यानी कि मियोसिस 1 का लास्ट फेज है टीलोफेज 1। तो अब इस टीलोफेज 1 में क्या होगा बॉस, ये देखिए, जो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस सब गायब हो गया था, अब यहाँ पे आपको फिर से दिखना वो शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ 2 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको डायाड कहते हैं। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो 2 डॉटर सेल्स तो बनेंगे ना भाई, ठीक है। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो डॉटर सेल्स तो बनेंगे ही। आफ्टर दिस, अब इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में और में नॉट अकर, साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे कि वहां पे बतलाए हुए थे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 भी तो होगा, और जहां पे मियोसिस 2 नहीं होगा वहां पे साइटोकाइनेसिस तुरंत हो जाएगा, और जहां पे मियोसिस 2 होगा वहां पे मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होगा, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। अब अगला देखिए, आफ्टर अ शॉर्ट इंटरफेज, एक छोटे से इंटरफेज के बाद इट इज फॉलोड बाय मियोसिस 2, यानी कि उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, मियोसिस 1 के थोड़ी देर बाद कहां पे वो चला जाएगा, वो एंटर हो जाएगा मियोसिस 2 में। और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के फेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है बॉस। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के स्टेज के बीच को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, और इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। तो ये टीलोफेज 1 का मैंने बतलाया। जब हम चलेंगे मियोसिस 2 पे, तो मियोसिस 2 बताने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ज्यादा समय, क्योंकि भैया मियोसिस 2, याद कीजिए मैंने बतलाया हुआ था कि मियोसिस 2 का दूसरा नाम क्या है, मियोसिस 2 का दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है बॉस। मियोसिस 2 का दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। और याद कीजिए मैंने बतलाया हुआ था इक्वेशनल डिवीजन ही किसका नाम है, वो नाम है माइटोसिस का। यानी कि हम यहाँ पे शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ये जो मियोसिस 2 है ये सेम एज माइटोसिस, ठीक है। जैसे जैसे माइटोसिस में हो रहा था सेम वही कहानी, सेम वही चीज यहां पे भी होगी। मियोसिस 1 भी कुछ ऐसा ही होता, लेकिन मियोसिस 1 में क्या क्या ऐड हो गया था, तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में ऐड हो गया था आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसलिए वो इसके जैसे सेम नहीं हो पाया, बट जो इक्वेशनल डिवीजन है यानी कि मियोसिस 2 है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस। तो आप अपने फेयर में लिख लेना सेम एज माइटोसिस, हो गया ये चैप्टर फिनिश। फिर भी बतला देते हैं जिससे कि माइटोसिस का ही एक बार रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, या फिर आप बोलो मियोसिस का, ठीक है। तो जैसे वहां पे बतलाए थे कि मियोसिस 1 में 4 फेज, ठीक है, मियोसिस 1 में 4 फेज कौन कौन सा, पहला था प्रोफेज 1, दूसरा मेटाफेज 1, तीसरा एनाफेज 1 और चौथा टीलोफेज 1। तो देखिए मियोसिस 1 में वो था, तो मियोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और सबसे लास्ट में टीलोफेज 2। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और सबसे लास्ट में होगा टीलोफेज 2, ठीक है। तो देखिए प्रोफेज 2 में वहां पे क्या हो रहा था, मेटाफेज 2 में क्या हो रहा था, देखिए अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज
इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोकाइनेसिस जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा और क्रोमोसोम अगेन क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। अब देखिए जैसे वहां पे माइटोसिस में प्रोफेज में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहे थे, सेम यहां भी क्या होंगे, वो डिसअपियर होंगे। ठीक, वहां पे यदि मेटाफेज की बात करें, वहां पे यदि मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में क्या हो रहा था, मेटाफेज में क्या हो रहा था माइटोसिस में, कि वहां पे जो क्रोमोसोम है वे इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो रहे थे। तो देखिए यहां भी क्या होता है, यहां भी वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हैं, यानी कि एक रो में आ जाते हैं। ठीक है, सो द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाते हैं। एंड द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। और क्या होंगे कि उनके जो स्पिंडल फाइबर होंगे दोनों पोल के, वो क्या करेंगे, वो जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसके काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अटैच हो जाएंगे किसमें, मेटाफेज 2 में। उसके बाद जब आएगा एनाफेज 2, तो एनाफेज 2 में क्या होगा, अब सेंट्रोमियर क्या होंगे, यहाँ पे अलग होंगे। ठीक है, अब सेंट्रोमियर यहाँ पे अलग होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेंट्रोमियर अलग हुए और एक पोल का जो स्पिंडल फाइबर था, एस्टर था, वो अपनी ओर खींच लिया और एक पोल का अपनी ओर, यानी कि वो जो क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो चुके थे अब वो क्या होंगे, यहाँ पे आधे आधे हो जाएंगे। सो देखिए इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी कि दोनों क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होगा वो स्प्लिट होगा, यानी कि अलग होगा और दोनों अपोजिट पोल की ओर मूव करेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा क्या, तो सबसे लास्ट में आएगा टीलोफेज। और टीलोफेज के कारण क्या होगा कि टीलोफेज के बाद क्या होगा, 4 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर का प्रॉपर डिवीजन हो जाएगा और 4 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा। दैट इज द टीलोफेज 2। ठीक है, ओवरऑल स्टेप की यदि बात करें तो ओवरऑल स्टेप में देखिए क्या क्या होता है। तो याद कीजिए ओवरऑल स्टेप में मैंने आपको बतलाया हुआ था। ठीक है बॉस, जस्ट मिनट वेट। देखिए ओवरऑल स्टेप में देखिए मैंने आप लोग को बतलाया हुआ था कि सबसे पहले क्या होता है मियोसिस में, प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में क्या होगा, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। मेटाफेज 1 में इक्वेटोरियल प्लेट का निर्माण, एनाफेज 1 में अपोजिट पोल की ओर चला जाएगा, टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक, फिर प्रोफेज 2 में क्या होगा, कंडेंसेशन शुरू होगा, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होगा। फिर मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल प्लेट का निर्माण होगा, एनाफेज 2 में अपोजिट पोल पे चला जाएगा और टीलोफेज 2 में क्या होगा, 2 सेल्स का निर्माण हो जाएगा, यानी कि एक सेल जो है वो मियोसिस के खत्म होते होते तक 4 सेल में कन्वर्ट हो गए। देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 और यहाँ पे कितने हैं, 4, 1 2 3 4। सो ये था प्रोसेस मियोसिस का। क्लियर, ये भी वही ओवरऑल वही वाला स्टेप है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है, यानी कि इसका पहचान चिन्ह कैसे क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे मियोसिस को, तो वो देख लीजिए। इट कंजर्व्स द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज। ये क्या करता है, क्रोमोसोम जितने भी स्पीशीज होते हैं उनके क्रोमोसोम के नंबर को क्या करता है, ये कंजर्व रखता है। ये जेनेटिक वेरिएशन कॉज करता है ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में, जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये रहा आपका चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। होप कि आपको मजा आया होगा। और हमने आज टोटल अपना साइटोलॉजी का सेकंड चैप्टर भी हमने फिनिश कर लिया। ठीक है बॉस, सो यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया इतना साथ देने के लिए। सो कैसा लगा आप लोग क्लास, जरूर आप लोग बतलाइएगा। बाकी कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, यदि डाउट है
तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज हम सेशन को आज एंड करेंगे और फिर हमारा जो अगला क्लास होगा, कल का क्लास होगा, उसमें हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, चलिए। नो सर, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, किसी को डाउट नहीं है, सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। मिलते हैं अपने अगले क्लास में नए चैप्टर, नए अंदाज में और नए हुनर के साथ। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।